आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम खबरों पर। अनंतनाग कुकरनाग में हिफाजती एहलकारों और दहशतगर्दों के माबेन झड़प, डीएसपी समेत 3 हिफाजती एहलकार हुए जख्मी। शालीन काबरा की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जल शक्ति महकमे के 13,000 करोड़ रुपए गबन करने के तमाम इल्जामात है बेबुनियाद। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी ने कहा वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी 2024 में फिर बनेंगे मुल्क के वजीर-ए-आजम। कहा हिज़्ब इख्तिलाफ कुंभा परवरी को दे रही है फरोग। एप्पल फार्मर फेडरेशन ऑफ इंडिया की जम्मू कश्मीर शाख ने एलजी से की मुलाकात, अपने मुतालबात के मुतल्लिक पेश किए याददाश्तनामा। और सोपुर में अपनी पार्टी को बड़ा दचका, सैकड़ों कारकुनान ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से पेश किया इस्तीफा। अब खबरें तफसील से। जिला अनंतनाग के कुकरनाग में आज हिफाजती एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान हुई एक झड़प में 3 हिफाजती एहलकार जख्मी हो गए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक डीएसपी भी शामिल है। इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला के बाद वहां तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके बाद वो झड़प में तब्दील हो गई। आखिरी इत्तला मिलने तक झड़प जारी थी। इस पर मजीद जानकारी दे रहे हैं हमारे अनंतनाग से नामा निगार। जनूबी जिले अनंतनाग के गड़ोल कोकरनाग से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जहां पर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के बीच एनकाउंटर जारी हुआ है, जिसमें अभी तक 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी होने के इतलात मौसूल हुए हैं, जिसमें एक कमांडेंट और एक एसडीपीओ भी शामिल हैं। ज़राया ने इस वक्त हमारे साथ बात करते हुए बताया कि एनकाउंटर अभी जारी हैं, अभी किसी भी मिलिटेंट को मारे जाने की अभी तस्दीक नहीं हुई है। गडोल अनंतनाग से मैं जेकेएसी के लिए जुल्फी मसूद। जल शक्ति महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शालीन काबरा ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने जल शक्ति महकमे पर लगाए गए बदअनवानी के इल्जामात पर सफाई पेश करते हुए कहा है कि महकमे में इस तरह का कोई भी स्कैम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ कामों को सर अंजाम दिया जा रहा है। This committee's recommendations, which are then acted upon by the chief engineer, who is a major HOD. I would like to clarify something important here. JJM is a scheme. It is not a work. So when you look at the works, then yes, there is a contract committee which is going to be there. That contract committee will be for an individual work. But the moment you look at a scheme, the scheme will have a number of works under it. Like I mentioned, there are 3,300 schemes here or 6,600 components. So while administrative approval has been granted for the entire scheme, none of the schemes go to a level where the contract committee headed by the administrative secretary would come into picture. I would circulate it. Those documents indicate that on 20th of July 2022, it was stated that about 11,600 crores was the total project cost, which was revised to about 14,300 crores. But let me tell you this thing. That is the engineers of the Jal Shakti department, right down from the JE level up to the chief engineer, and subsequently the various checks and balances mechanisms which have been put in place
that today the project cost is 13,000 crores only. Almost about 520 crores was saved by due diligence, by carefully looking at the schemes. Similarly, I want to inform you that with regard to SDP pipes, there has been allegations that there is some kind of money which has been there in SDP pipes of some 20 crores, whatever. Let me tell you some things. SDP pipes is something which is being used all across the country at various places. In particular, I would like to draw your attention to the advisories which have been issued to the entire country, and I'll read out. SDP pipes should be preferably used over GI pipes. एप्पल फार्मर फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की है और अपने मसाइल के मुतल्लिक उन्हें एक याददाश्तनामा भी पेश किया है। एलजी से मुलाकात के बाद ज़राए अबलाग से बात करते हुए फेडरेशन के मेंबरान का कहना था कि उनकी एक खुशनुमा माहौल में एलजी से मुलाकात हुई है और उनसे यकीन दहानी की गई है कि उनकी जायज़ मांगों को पूरा किया जाएगा। ज़हूर अहमद, एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का प्रेसिडेंट हूँ। आज हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से मिले हैं। हमने मेमोरेंडम पेश किया है। उस मेमोरेंडम में हमने जो बातें रखी है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले इस साल जो मौसमी हालात हुए हैं पूरी वैली में, जिसकी वजह से तालाबारी और बाकी जो बीमारियों ने हमारे फ्रूट को नुकसान पहुँचाया है, बड़ा हिस्सा है हमारे फ्रूट का जो सी ग्रेड शक्ल में हमारे सामने है। और हमने गवर्नर साहब से इल्तिजा की है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में सरकार इस सी ग्रेड माल को प्रोक्योर करती है, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लागू किया जाए और उसी तर्ज पर यहाँ भी ग्रोवरों से वो सी ग्रेड माल खरीदा जाए और यहाँ जो हमारे बंद पड़े प्रोसेसिंग यूनिट्स है उनको चालू किया जाए ताकि आम ग्रोवर को फ़ायदा मिले। तो वो ये बात गवर्नर साहब ने बड़े गौर से सुनी है। उसके बाद हमने और एक डिमांड रखी है। वो डिमांड थी कि हमारा जो यहाँ पर किराया जो है, जो यहाँ से माल बाकी मंडियों में जाता है, उसको रेगुलेट तरीके से नहीं है। उसमें भी हमने हिमाचल के तर्ज पर जिस तरह वहाँ सीज़न के हिसाब से मुकर्रर होता है, हर सीज़न में ग्रोवरों के साथ मिलकर, ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ रेट फिक्स करती है। अमरीकी सेब की बरामदात में कस्टम ड्यूटी में 20% छूट दिए जाने के फैसले के खिलाफ आज पीडीपी ने श्रीनगर में एक पुरजोर एहतजाज किया है और मरकज के इस फैसले को इकोनॉमिक्स टेररिज्म का लक़ब दिया है। पार्टी लीडरान ने कहा है कि मरकज की इस तरह के फैसले से कश्मीर की सेब सनत को एक बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस तरह के अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। हुआ है, इसका टाइमिंग भी ऐसा ही है। आज हमारे जो किसान हैं उनकी हार्वेस्ट बंद करो, 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 इकोनॉमिक टेररिज्म बंद करो, बंद करो, इकोनॉमिक टेररिज्म बंद करो, बंद करो, इक्तिसादी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, इकोनॉमिक टेररिज्म बंद करो। The G20 summit, the import duties on the apple from America have been slashed. Now this comes precisely at a time when our harvest is almost happening. This is a very crucial time for us, and we believe that because this is the mainstay, as in the horticulture and apple industry particularly, they are the mainstay of our economy. This slashing almost translates to direct attack on the livelihoods of millions of people of Jammu and Kashmir who are directly or indirectly associated with it. And it's not only a matter of Jammu and Kashmir. We have Himachal Pradesh where apples are grown, and you've seen that it was hit by floods this year. The economic condition is bad. So when such a step is taken, it is something that definitely is not sensitive towards the requirements, towards the needs of the people of these two particular states. Now, as far as our state is concerned, we have always said that there seems to be a pattern of the government of India to ensure that they hit all those important sectors that are the mainstay of our economy. It has happened earlier also. Last year, what they did was, when our fruit-laden trucks were leaving Kashmir to go to various marketplaces, they were stopped at National Highway for
10 to 12 to 15 days altogether. By the time they reached their specific areas, the fruit was rotten and the prices were very low. And this time also, look at the timing. Just when the harvest is starting, they have hit us hard. This is affecting us all. As I said, millions of people in Jammu and Kashmir. बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम ने आज कहा है कि 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में एक बार फिर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क के तीसरी मरतबा वजीर आजम की कुर्सी पर फाइज होंगे। ये बात उन्होंने आज जम्मू में बीजेपी दफ्तर में टीकालाल टपलू को खराज अकीदत पेश करने के बाद अखबारी नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ लीडरान पर तंज करते हुए कहा है कि एक जानिब वज़ीर आज़म को मुल्क को बुलंदियों पर ले जा रहे हैं, वहीं हिज़्ब इख्तिलाफ कुंभा परवरी को फरोग देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भारत पुत्र सूर्ययान को लॉन्च कर रहे हैं, जहां फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, लालू यादव अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं, शरद यादव अपनी बेटी को लॉन्च कर रहे हैं, सब अपने परिवारों को लॉन्च करने का काम कर रहे हैं और भ्रष्टाचार से बचाने के लिए एक कवच सा बनाने का काम कर रहे हैं कि 2024 आएगा, नरेंद्र मोदी जी का आना पक्का है और इनको जेल में जाना भी पक्का है। तो उसको जेल में अंदर डालना चाहिए। डाल रहे हैं, नहीं बहुत गए हैं और जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, देखिए जोर लगाना हर एक का काम है, पार्टी क्या करती है, पार्टी का काम है। परिवारवाद वो होता है जैसे जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आ गई है, लालू के बाद में उसकी पत्नी आ गई है, मुलायम के बाद में उसकी बेटा आ गया है, इसको परिवारवाद बोलते हैं। हमारे जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के बाद में नड्डा का परिवार नहीं आने वाला है, लाल के अडवाणी जी का नहीं आया, अटल जी का नहीं आया, किसी का भी परिवार नहीं आया। पार्टी को चलाना परिवारवाद होता है। वैसे कोई कार्यकर्ता किसी का काम कर रहा है और छोटे लेवल पे काम करता है, इसमें कोई बात नहीं। इलेक्शन कमेटी को बोल दिया है कि हम तैयार है, इलेक्शन कमेटी ने भी बोल दिया है जब ऑर्डर आएंगे इलेक्शन हो जाएगा। कराना क्या होता है, ये काम राजनीतिक पार्टियाँ नहीं कराती, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो करा लेती अगर उसको कराना होता तो। ये पार्टी का काम नहीं होता, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। कोर्ट में बोलती है हम तैयार हैं। कह रहे हैं कि सेंटर इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दे रहा है। आप कोई प्रूफ दीजिएगा, कहाँ नहीं दे रहा है। आपके दोनों चीजें आपकी अलग अलग है। इलेक्शन के लिए भी कह रहे हैं और इसके परिवार से विपक्ष का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगता नहीं है कि तैयार है। विपक्ष हमारी राजनीतिक दल को नहीं चला सकता। हम अपने मन से चलाएंगे, अपने दिमाग से चलाएंगे। विपक्ष क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं है। टोल प्लाजा, प्रॉपर्टी टैक्स और बाकी इश्यूज पे बहुत सारी बीजेपी में भी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नाराजगी और जिस तरह से युवा राजपूत और बाकी पार्टीज ने उस पर एजिटेशन किया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात रखने का हर एक को हक है, अपनी डिमांड रखने का हक है। लेकिन देश को चलाने वाले, राज्य को चलाने वालों को अपने सब सीमा के अंदर सब चर्चाएं बात करनी मतलब कि जनता की बात जो है, जो डिमांड करें उसकी बात नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए ना, जनता की बात सुन के तो सरकारें चलती हैं, नहीं तो सरकारें जाएंगे क्या से। तो जनता की बात सुन ही नहीं रही ना, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। आपको नहीं बताया, डेली बेजर है, ऐसा कब कहेंगे, कब करेंगे? ऐसा होता है जो सरकार चलाते हैं उनको, जैसे आपको परिवार चलाना है तो आपको देखना है कि दूध कमजोर बच्चे को देना है या ताकतवर वाले को देखना है। ये आपको चलाते हुए देखना होता है, बोलने वाले तो बोलना होता है। इंडिया चाइना को कॉर्नर करने के लिए और हम किसी को भी कॉर्नर नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ने कहा है सबसे नजरें मिला के बात करूँगा, नजर उठा के बात करूँगा, ना नजर झुका के बात करूँगा। हम बराबर के उस पर बात करना चाहते हैं, किसी को डाउन नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा देश महान है। रशिया नाराज हो रहा है। रशिया, अगर आप अमेरिका के, मैंने कहा ना मेरा देश महान है। कोई नाराज हो तो, कोई प्यार करता हो, कोई मोहब्बत करता हो, कुछ भी करता हो, हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा देश महान है, अपने देश की तरक्की के लिए हम कुछ भी करेंगे। अच्छा, एक लास्ट सवाल है। अभी जो विधानसभा पोल हो रहा है, मैं आपका देख रहा था, आपने जो राजस्थान चीफ मिनिस्टर पर कटाक्ष किया था, लेकिन आपको नहीं लगता कि वसुंधरा राजे या कई और चेहरे जो हैं वो थोड़ा नाराज दिख रहे हैं? उनको नाराज, उनकी नाराज अभी हमारे सामने नहीं आई है नाराजगी। सर, मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम की अगर बात की जाए, उसको देख के विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जड़ें खुद की कमजोर हो रही हैं, इसलिए मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम ये कर रहे हैं। उस पर आपका जवाब? मेरा जवाब यही है कि उनको खुश होना चाहिए। सोपुर कस्बा से आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को एक बड़ा धचका लगा है, जिसमें अपनी पार्टी से वाबस्ता सैकड़ों कारकुनां ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा पेश किया है, जिसमें सोपुर से नामवर शख्सियत जावेद अहमद भट्ट भी शामिल हैं। जावेद अहमद भट्ट ने कहा है कि उन्होंने सोपुर में जमात की मजबूती के लिए काफी काम किया है, लेकिन जमात ने उनके काम की कदर नहीं की। आवाम जो 1,10,000 लोग हैं, उनके बगैर मैं अधूरा हूं। मेरा ख्वाब था कि मैं सियासत में उतरूं और एक नया सोपोर का ख्वाब दिखाऊं लोगों को, एक नया सोपोर दिखाऊं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमने स्पोर्ट्स का वलवला यहां पे यूथ के लिए लाया था कि से नो टू ड्रग्स एंड यस टू स्पोर्ट्स, वो आप पिछले 3 सालों में देख रहे हैं। लेकिन
हम पिछले 7 महीने से उसमें दिल लगा के काम कर रहे हैं। और मैं आज ये सोपोर के अवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज तक जावेद ने अपनी पार्टी से एक पैसा नहीं लिया होगा। ये किसी को गलतफहमी मत होगी, क्योंकि आमतौर लोग बोलते थे कि शायद ये अपनी पार्टी वाले इनको पैसे देते, तो तब तक जावेद ने जो पैसा खर्च किया है वो अपना किया है। अगर ये मैं बताऊं कि 1987 से लेके अगर किसी की होर्डिंग यहां सोपोर में चढ़ी, वो सईद अल्ताफ बुखारी की चढ़ाई, अगर वो किसी ने चढ़ाई वो जावेद अहमद भट्ट ने चढ़ाई। लिहाजा हमें उनसे अपनी जगह कोई गिले शिकवे नहीं, उन्होंने हमें ऑनर नहीं किया, हमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन आज खाली यही मकसद है अपने हमारी सोपोर के अवाम का कि हम अपनी पार्टी से आज से बेदखल हो रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं ये पार्टी आज से। क्योंकि मैंने ये कल शाम को ही फैसला किया कि मैं क्विट कर रहा हूं इससे अपनी बरादरी लेके, तो हमने फिर तभी वो फैसला किया कि आज हम जो अपनी पार्टी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, जिसकी सरबराही सईद अल्ताफ बुखारी साहब कर रहे हैं, उस पार्टी से हमें आज से जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके उस पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। डीडीसी चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग ने आज म्युनिसिपल काउंसिल के सदर उमर काकरो के हमरा शेखुल आलम आजादगंज ग्राउंड बारामूला का एक दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने वहां से लोगों से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से यकीन दहानी की है कि मैदान को बेहतर बनाने के काम की जल्द शुरुआत की जाएगी, जिसके बाद यहाँ कौमी सतह के फुटबॉल मैच भी खेले जा सकेंगे। मैं यहाँ पर आई हूँ क्योंकि सबसे पहले मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने बारामूला के लिए जैसे नेशनल हाईवे का एक बड़ा तोहफा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो आप जानते हैं पिछले 30 साल से पेंडिंग था। बेग साहब जब यहाँ से चले गए तो उसके बाद ये पेंडिंग रहा। एक उस पर जो हमारा नेशनल हाईवे हुआ, दूसरा साथ में जो रेलवे भी हमारा होगा, तो आप देखेंगे कि बारामूला जो है जम्मू कश्मीर के नक्शे पे सबसे बेहतर और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उभर के आएगा। आप कस्बे के हवाले से जो बात है वो ये है कि नौजवानों पे जो है एक तवज्जो है। हम चाहते हैं कि नौजवान जो हैं बढ़ चढ़ के जो हैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। पूरे यूटी में 3 हमारे जो हैं फुटबॉल के लिए आए हैं, फीफा टाइप के एक स्ट्रक्चर आया है, जिसमें शुपियन है और एक जम्मू में है और एक बारामूला के लिए आया है। ये तकरीबन 6-7 करोड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट है सेंक्शन है, जिसमें तमाम एनओसीज जो हैं दे दी हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने। और आज मैं यहाँ खुद पर्सनली इसलिए देखने आई है क्योंकि हमें इमीडिएटली यहाँ पे काम स्टार्ट करना है। ये प्रोजेक्ट हम किसी भी सूरत में यहाँ से डाइवर्ट नहीं होने देंगे। तो ये अगर 6-7 कहीं और चला गया तो मुझे लगता है कि इस आपके थ्रू में तमाम कस्बे के लोगों को और ख़ास तौर पे जो हमारा ये ऑल टाउन है, इनके लोगों को, इनके नौजवानों को जो है मुबारकबाद भी करती हूँ। और साथ में मैं उनको यकीन दिलाती हूँ कि सिवाय यही नहीं होगा, आपके लिए वॉलीबॉल का भी करेंगे, बास्केटबॉल का भी करेंगे, हॉकी का भी करेंगे। ये हम एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेल उस पर करेंगे हम मिल बैठ के जो है। सेक्रेटरी मैडम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ आपके माध्यम से कि वो बहुत पर्सनल इंटरेस्ट भी ले रही हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के हवाले से। आज ही मेरी बात हुई है और मुझे लगता है कि इमीडिएटली हमें यहाँ काम स्टार्ट करना है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड क्लास एक फैसिलिटी यहाँ पर बच्चों को मिलेगी और आप देखेंगे ये इंटरनेशनल लेवल का जो है यहाँ बनेगा। तो मैं आपके थ्रू तमाम लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि हमें जो है ऐसा प्रोजेक्ट हाथ से नहीं जाना देना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से आज पूरे मुल्क के लिए आयुष्मान भाव की शुरुआत की गई है, जो कि 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस प्रोग्राम के तहत आज जीएमसी बारामूला में डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग की सदारत में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिस दौरान वहां जीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर रूबी ऋषि भी उनके हमरा थी। ये प्रोग्राम आयुष्मान भारत स्कीम का एक हिस्सा है। इंडिया ने एक स्कीम को लॉन्च किया पूरे मुल्क में, अभी क्या है आयुष्मान भावा के नाम से है। तो इससे पहले इस स्कीम पे आने से पहले मैं आपको बता दूं, जो कि मैंने अभी यहाँ देखा सारा, कि आम लोगों को जो है सेहत कार्ड से कितना बेनिफिट मिला है। और दूसरा जो कि ये डिजिटल की तरफ आ रहे हैं कि सारा जो है लोगों को एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एनरोलमेंट से लेके, कंसल्टेशन से लेके, ट्रीटमेंट से लेके, ये एक रेवोल्यूशन है हेल्थ सेक्टर में। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और जाहिर सी बात है कि मैं आज यहाँ आई हूँ मेडिकल कॉलेज में, और जिस तरीके का काम मैंने इनका देखा, और इसके लिए मैं
डॉक्टर साहिबा को मुबारकबाद पेश करती हूँ, उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और मैंने ये कहा भी और आपके थ्रू में पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों को भी कहना चाहती हूँ और ख़ास तौर पे आप भाइयों को कहना चाहती हूँ कि जो काम मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, हमारे मेडिकल कॉलेज में बारामूला, इन स्पाइट ऑफ जो प्रेशर है फ्राम अदर डिस्ट्रिक्ट्स लाइक कुपवाड़ा एंड बांडीपुरा, उसके बावजूद जो काम यहाँ पे हो रहा है उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। सब जिला अस्पताल मेंढर में एक तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया, जिस दौरान वहां एसडीएम मेंढर मोहम्मद जहांगीर खान, बीएमओ मेंढर मोहम्मद इशफाक चौधरी और दीगर कई शख्सियात मौजूद रहीं। इस कैंप में कई लोगों की सेहत की जांच की गई है और उन्हें सेहत के मुतल्लिक़ कई अहम मशवरे भी दिए गए हैं। इस दौरान एलजी इंतजामिया से इल्तिजा की गई है कि यहाँ ब्लड बैंक और दीगर बुनियादी सहूलियात भी फराहम की जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, तेजस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का, और मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लॉन्च किया है। मैं धन्यवाद करता हूं बीएमओ मेंढर इशफाक चौधरी साहब का, और धन्यवाद करता हूं डीसी पुंछ का, और ऑन लेवल गवर्नर साहब का धन्यवाद करता हूं। मैं एसडीएम साहब का भी धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पर आए, उन्होंने प्रोग्राम को अटेंड किया। हमारा ये नई स्कीम लॉन्च हुई है जिसमें यहाँ से डिफरेंट बीडीसी सरपंच पीआरआई, सीनियर सिटीजन, अपने सोशल वर्कर्स, तो पेशेंट अटेंडेंट्स और काफ़ी लोग आए थे, और साथ में मीडिया कर्मी भी आए थे। इसका मकसद ये है कि हमारी डिफरेंट स्कीम जो है वो लोगों तक कैसे पहुँचे, कोई भी बेनिफिशरी जो है लेफ्ट आउट नहीं रहना चाहिए। आज की डेट में है वो चीज़ खत्म हो गई है। ऑन स्पॉट यहाँ पे पूरा स्टाफ बैठा हुआ है। अभी बस जैसा उन्होंने अप्लाई किया तो 2 घंटे के बाद उनको कार्ड इशू हो जाता है। तो इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्रेसिडेंट इंडिया ने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया। जो हिंदवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होने से वहां के मकामी लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है और इसके लिए उन्होंने एलजी इंतजामिया और जिला इंतजामिया का शुक्रिया भी अदा किया है। यहां के मकामी लोगों ने इस काम पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि अब हिंदवाड़ा के मरीजों को दीगर अस्पतालों का रुख नहीं करना होगा। हिंदवाड़ा आरएनबी के एक्सीएन आरएनबी ने भी कहा है कि वो इस प्रोजेक्ट के काम में रफ्तार लाएंगे ताकि इसे तयशुदा वक्त पर मुकम्मल किया जा सके। बड़ी खुशकिस्मती की बात है हमारे हंदवाड़ा के लिए कि ये इसका काम जो है मेडिकल कॉलेज जीएमसी हंदवाड़ा का जो शुरू हुआ है। आज से पहले क्या हुआ करता था कि दूर दराज इलाके जो हैं, खास तौर पे कुपवाड़ा से आगे जो है मसिल है, केरन है, टंगडार है या करालपुरा है, लोलाब है, उनको पहले श्रीनगर रेफर किया जाता था, चाहे वो रामहाल के पेशेंट्स भी हो, राजवार के भी पेशेंट्स हो या मावर के दूर इलाके जो है उनको पहले जो है रेफर किया जाता था श्रीनगर या बारामूला। अब इनको जो है ट्रीटमेंट यहीं पे हो जाएगा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और दूसरी बात यह है जो इसमें हम बहुत ही शुक्रगुजार है सेंट्रल गवर्नमेंट का। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के तनाजुर में आज कांग्रेस की बांडीपुरा सुंबल में एक जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई है। इस मीटिंग की सदारत स्टेट सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद डार ने की है। इस मीटिंग में इंतखाबात से जुड़ी किन तैयारियों पर बातचीत की गई है। साथ ही इस दौरान सुंबल में पार्टी के नए दफ्तर का भी इफ्तिताह किया गया है। एक जानिब हुकूमत तालीम को फरोग देने के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में ऐसे भी कई स्कूल हैं जो आज बुनियादी ढांचे की कमी पर आंसू बहा रहे हैं। ऐसे ही स्कूलों में से एक स्कूल जम्मू जिले के दूर दराज गांव गोरोडा चखड़ में वाक़ है। इस स्कूल में बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से यहाँ तालीम हासिल कर रहे बच्चों की तालीम बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। इलाके के मकामी लोगों और पंचायती नुमाइंदों ने महकमा तालीम से मुतालबा किया है कि इस स्कूल के ढांचे में सुधार किया जाए ताकि यहाँ बच्चे अपनी तालीम को जारी रख सकें। ये देखो मिडिल स्कूल जखड़ में स्कूल की ऐसी कंडीशन है।
हो गई है, हमारे बच्चे बाहर बिठाए हुए हैं हमने। आज 3 दिन लगातार बारिश हो रही है, हम अंदर खुद भी नहीं आ सकते हैं, तो बच्चे कहाँ से बिठाएंगे हम अंदर में। पैसे सेक्शन हो गए हैं तो फिर गवर्नमेंट इतनी ढीली क्यों है? अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो जिम्मेवारी कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी या हम खुद लेंगे? तो अगर हमें खुद लेनी है तो हम ऐसा करेंगे कि अगर बारिश होगी तो हम 1-2 महीना बच्चों को घर में बिठा देते हैं। आगे सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में भी घर बिठा देंगे। जब स्कूल बनेगा तो तब हम बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, अगर उनको ये अच्छा लगता है तो। अगर नहीं लगता है तो गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। अगर नहीं करना तो हमें बता दे आके कि हमें ये काम नहीं करना है। तो इतनी ढीली क्यों है गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट को स्कूल में कुछ करना ही नहीं है तो फिर बच्चों को हमें स्कूल में पढ़ाने का क्या मतलब है? गैस का टेंडर हो गया, जल्दी से जल्दी आना चाहिए, मतलब काम शुरू होना चाहिए। बच्चे ने बहुत किसी ने बाहर बैठाए हैं, इसलिए मतलब बहुत देर हो गई है। बिल्डिंग बहुत ही क्रैश हो गई है। हम सीओ के पास भी गए थे, टीचर एक ही है इधर, 2 नहीं है इधर, वो भी अटैचमेंट किए हैं। गवर्नमेंट को बहुत मतलब टीचर भी हैं, सब कुछ भी हैं, जल्दी से जल्दी बिल्डिंग तैयार होनी चाहिए। पंचायत गोरडा से, मैं चखड़ से बोल रहा हूँ, गाँव चखड़ से। पंचायत गोरडा है ये हमारा मिडिल स्कूल है। इसका स्टाफ जो है वो तो इधर है नहीं, 2 मास्टर जो है इधर लगे हैं, टीचर ये है अटैचमेंट किए है इधर। स्कूल की हालात जो है बिल्कुल क्रैश हो गया है। बच्चों के नीचे पानी पड़ा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, कहाँ जे पड़ेंगे। इसलिए मैं जनाब से गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जिस जेई ने डबल ने जो काम लिया है इसको जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए और देखा जाए, और मौके पर आकर इसको अफसर देख सकते हैं। इसलिए जो इस गांव से 2-3 बार हो गई है, इसीलिए हमने ये गुजारिश की है। कोई इधर आता नहीं है, जाता नहीं है। ये मेरी गुजारिश जेडीओ से भी है और जेडीओ आगे भी इसकी अपील कर सकते हैं कि क्या। जिला पुलिस सदर मकाम बारामूला की जानिब से मंशियात के बुरे असरात के मुतल्लिक बेदारी आम करने की गर्ज से एक रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। डाक बंगला बारामूला में मुनक्कद हुई इस कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम की एक कसीर तादाद ने भी शिरकत की है, जिन्होंने नौजवानों को मंशियात और इस तरह की दीगर समाजी बुराइयों से दूर रहने की तलकीन की है, जिसके तहत बारामूला पुलिस ने पिछले 8 महीनों में बड़ी कार्रवाइयाँ जो है बारामूला में की है। और हमारा यही मकसद है कि हम बारामूला को जल्द से जल्द एक ड्रग फ्री डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करें। इसी जंग को आगे बढ़ाते हुए आज हमने बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 150 मौलवी साहिबानों को यहाँ पर दावत दी थी कि उनके साथ बैठकर हम ये डिस्कस करें कि किस तरीके से समाज के मुख्तलिफ इदारों के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको इस वॉर अगेंस्ट ड्रग्स में हिस्सा बनाया जाए। और जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही नेक ख्यालातों से तमाम मौलवी साहिबान ने हमें नवाजा यहाँ पर, और उन्होंने एक ही चीज़ यहाँ पर सब ने जो है आवाज़ बुलंद की कि ड्रग पेडलर्स जो है और ड्रग पेडलिंग जो है ये भी एक किस्म का टेररिज्म है और ड्रग पेडलर्स भी एक किस्म के दहशतगर्द है। और ये जो वबा आज हमारे समाज में फैल रही है, जिसमें पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स अपने नापाक इरादों के तहत वैली में ड्रग्स स्मगल कर रहे हैं, उनका मकसद यही है कि वो हमारे आने वाले नस्ल को यहाँ पर गुमराह करे, हमारे माशरे को ख़राब करे। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि तमाम मौलवी साहिबान ने जो है आज ये आवाज़ बुलंद की कि हम हमारे दुश्मनों का ये जो नापाक इरादे हैं उनको कभी पूरा नहीं होने देंगे। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू खबरनामे में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए